नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और हमारा दुश्मन एक, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अमेरिका ने चीन को लिया आड़े हाथ। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सूडान क्राइसिस पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा जमीन पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, हमारा ध्यान है लोगों की सुरक्षा पर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम बोम्मई ने दिए कर्नाटक चुनाव 2023 के संकेत, कर्नाटक में होगी पीएम मोदी की कई रैलियां। चौथी खबर में जिक्र होगा कि 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन समारोह में होंगे शामिल। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि असम और अरुणाचल के बीच सुलझा सीमा विवाद, शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत और हमारा दुश्मन एक साथ मिलकर लड़ेंगे, अमेरिका ने चीन को लिया आड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से निपटने में भारत की मदद के लिए अब अमेरिका आगे आया है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि भारत और अमेरिका का दुश्मन एक ही है और दोनों देशों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर एक्विलिनो का कहना है कि भारत और अमेरिका को चीन से एक जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने सहयोगी भारत को आवश्यक मदद मुहैया करा रहे हैं ताकि वो चीन से अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। हम भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करने में भी मदद कर रहे हैं। एक्विलिनो ने कहा कि हम भारत के साथ हमारी साझेदारी को महत्व देते हैं। हम इस साझेदारी को समय के साथ बढ़ा रहे हैं और उनके सामने भी सुरक्षा को लेकर वही चुनौती है जो हमारे सामने है। हमारे मूल्य भी समान हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सूडान क्राइसिस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जमीन पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, हमारा लोगों की सुरक्षा पर ध्यान। जी हाँ दोस्तों, सूडान संकट ने एक बार फिर से विश्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत भी इससे चिंतित नजर आ रहा है। सूडान संकट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का भी बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि जमीन पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, हमारा ध्यान व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम विभिन्न माध्यमों से लोगों के संपर्क में हैं और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। सूडान से भारतीयों की निकासी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम जमीन पर अपनी टीमों के साथ निकट संपर्क में हैं, लेकिन ये लड़ाई में लंबे समय तक संघर्ष विराम और निकासी के लिए सुरक्षित स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खार्तूम में भारतीय दूतावास खुला है, काम कर रहा है और अलग अलग स्थानों से काम कर रहे अधिकारियों के साथ सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि दूतावास की इमारत के अंदर अभी कोई नहीं है। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी के साथ सूडान में संबंधित स्थिति पर चर्चा की और इस बाबत एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बोम्मई ने दिए संकेत, कर्नाटक में होगी पीएम मोदी की कई रैलियां। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दूसरे दलों में आना जाना लगा हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच सभी पार्टियां कर्नाटक की सत्ता में काबिज होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और इसके लिए राज्य में प्रचार भी तेजी से हो रहा है। इसी बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 20 स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर संकेत दिए हैं और इसके लिए राज्य में तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी राज्य कर्नाटक में करीब 20 जगहों पर प्रचार करने की पूरी संभावना है। पीएम मोदी के प्रचार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और इसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक में मतदाताओं की संख्या 5.21 करोड़ है, जिनमें 2.6 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 2.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। हाल ही में चुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों की एक मजबूत टीम शामिल है। बीजेपी की तरफ से जारी नेताओं की सूची के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, रविंद्र
रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन समारोह में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव व आगामी पंचायत चुनाव से पहले भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को एक बार फिर बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार अमित शाह 8 को मुर्शिदाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन 9 मई को वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसको लेकर 1 महीने के भीतर ये शाह का ये दूसरा बंगाल दौरा होगा। इससे पहले वो 14 अप्रैल को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और बीरभूम में सभा की थी। गौरतलब है कि हालिया बंगाल दौरे में प्रदेश भाजपा के साथ संगठित बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने गृह मंत्री के बार राज्य का दौरा करने का अनुरोध किया, जिस पर उन्हें मई में फिर बंगाल आने और टैगोर के जन्मदिन समारोह में शामिल होने की उन्होंने इच्छा जताई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम अरुणाचल के बीच सुलझा सीमा विवाद, शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किए ओएमयू पर हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 25-30 अप्रैल तक होगी जनसभाएं, काशी में गरजेंगे सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव संचालन समिति की बैठक बुधवार की रात महमूदगंज स्थित महेश्वरी भवन में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि आगामी 25 से 30 अप्रैल के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक की जनसभाएं व अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही आगामी दिनों में ओबीसी सम्मेलन एवं बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी की ओर से कार्य योजना बनाई गई है और इस कार्य के क्रियान्वयन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सभी वरिष्ठ लोग एक वार्ड की जिम्मेदारी संभालें। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है और इस बैठक में जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी समेत कईयों ने इसको संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिलावल भुट्टो और जयशंकर के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, अगले महीने एससीओ बैठक के लिए भारत आएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। जी दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की एक नई पहल शुरू हो सकती है? इस बारे में अभी निश्चित पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले महीने 4-5 मई को गोवा में संघई सहयोग संगठन के दौरान मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और भारत ने 1 महीने पहले ही आधिकारिक तौर पर उन्हें आमंत्रित किया था और 20 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भुट्टो के भारत यात्रा की पुष्टि कर दी है। बहुत संभव है गोवा में भुट्टो की विदेश यात्रा एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात भी हो और इसी के साथ मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघला सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति, सेना से बोले राजनाथ सिंह, सतर्क रहने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को थल सेना से कहा है कि वो चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि चीनी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने बिना किसी विशेष संदर्भ का जिक्र करते हुए सशस्त्र बलों का आह्वान किया कि वो विश्व भर में हो रहे भू राजनीतिक परिवर्तनों पर गौर करें और अपनी योजना और रणनीतियों को उस अनुसार ढालने का प्रयास करें। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में पीएलए सैनिकों की तैनाती के कारण स्थिति तनावपूर्ण है। हमारे सशस्त्र बलों खासकर भारतीय थल सेना को एलएसी की सुरक्षा के लिए लगातार सतर्कता बरतनी होगी। रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में 3 साल से चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में है और उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर एक्शन मोड में विदेश मंत्री एस जयशंकर, सऊदी अरब और यूएई ने किया हर संभव मदद का वादा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसाग्रस्त
सूडान की स्थिति पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की। भारत सूडान में हिंसा की स्थिति पर करीबी नजर रखते हुए, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब वहां भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूएई के अपने समकक्ष के साथ सूडान की स्थिति को लेकर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन का सूडान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हमारा लगातार समन्वय मददगार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भव्य होगा भगवान रामलला का जलाभिषेक। चीन, पाकिस्तान समेत 155 देशों से पहुंचा जल। गडकरी के घर रखा है कलश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। माना जा रहा है कि साल 2024 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इसी बीच रामलला के मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। और जलाभिषेक के लिए 155 देशों समेत 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्रों का जल भारत लाया गया है और इस पवित्र जल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर रखा गया है। दोस्तों, पवित्र जल को एक तांबे के लोटे में रखा गया है और उसे पीले रंग के राम राम लिखे कपड़े में पैक किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक करेंगे और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 155 देशों से पावन जल लाया गया है और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं विजय जौली और उनके सहयोगियों को इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक के चुनाव से आ रही है। कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। कर्नाटक के शिवगंगा में गरजे जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के शिवगंगा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है कमीशन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। मैं यहां सभी के विकास के लिए मतदान करने की अपील करने आया हूं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के कोई भी नेता हो वो नेता नहीं है बल्कि एटीएम को चलाने वाले लोग हैं और ये एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। आप इन्हें बैठाएंगे और वहां से पीएम मोदी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, शिवगंगा में जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ देर बाद सीएम बोम्मई विधानसभा के लिए अपना नामांकन भरेंगे। ये नामांकन मात्र एमएलए का नहीं बल्कि ये कर्नाटक को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे। जो पीएम मोदी का आशीर्वाद है उससे कहीं कर्नाटक वंचित न रह जाए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक में रचने जा रही है इतिहास भारतीय जनता पार्टी और बनाने जा रही है यहाँ पर प्रचंड बहुमत वाली सरकार, वो भी दोबारा? तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। बीजेपी ने जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत 40 नेताओं को मिली है इसमें जगह। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेताओं को जगह दी गई है। बता दें कि ये सभी नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उनमें सबसे पहला बड़ा नाम प्रधानमंत्री मोदी का है। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, गृह मंत्री अमित शाह का और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक व दूसरे राज्यों के पार्टी नेताओं को भी लिस्ट में जगह दी गई है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी यहाँ पर रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां होनी है, जिसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की लहर में कर्नाटक पूरी तरीके से भगवाकृत होने वाला है। पूरे भगवा की लहर कर्नाटक में देखने मिलने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें, बोम्मई का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने कर्नाटक में जा रही है, क्योंकि किसी पार्टी ने 2 बार वहां सरकार नहीं बनाई है। और अगर इस बार भाजपा जीत जाती है तो बोम्मई के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से
कमल खिलने जा रहा है कर्नाटक में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी का विजन 2047 अगले 25 साल का रोड मैप और गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए देश में कई योजनाओं, सरकारी स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास को गति देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को परिलक्षित किया है। इसके लिए बनाई गई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने और उसमें समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कार्य योजना को तैयार करना है। विजन 2047 के लिए गृह मंत्री ने पीएम मोदी के विजन 2047 के कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश करने को ये लेकर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ी खबर की तरफ। ड्रैगन के उड़ जाएंगे होश, आर पार के मूड में ताइवान खरीदेगा 400 एंटी शिप मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ड्रैगन की ओर से सैटेलाइट छोड़े जाने के कारण उत्तरी ताइपे में उड़ानों में देरी की खबर सामने आई। वहीं ताइवान मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है और अब ड्रैगन की हरकतों से परेशान ताइवान भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। उसने अमेरिकी हथियारों को लेकर एक बड़ी डील की है। ताइवान 400 से अधिक अमेरिकी एंटी शिप हार्पून मिसाइलें खरीदेगा। दोस्तों आपको बता दें कि एक व्यापार समूह के नेता और इस मुद्दे से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया है कि ताइवान चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर 400 से ज्यादा अमेरिकी भूमि लॉन्च हार्पून मिसाइल खरीदेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान जहां था वहीं रह गया। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। वहीं चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को हुबली पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि पहले जब भी दुनिया का कोई देश भारत की बात करता था तो भारत और पाकिस्तान कहता था। आज दुनिया का कोई भी देश भारत की बात करता है तो साथ में पाकिस्तान की बात नहीं करता, क्योंकि भारत आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान जहां था वहीं रह गया है। दुनिया में सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से आगे बढ़ रही है। आज ये हमारी ताकत है। दोस्तों उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में सिर्फ विभाजन 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 और विभाजन ही देखने को मिला। समाज को जितना हो सके विभाजित किया गया। उत्तर दक्षिण, भाषा, जाति, पंथ, धर्म, हर आधार पर विभाजन की कोशिश की गई। तथ्य यह है कि विभाजित करके अब वो खुद विभाजित हो गए हैं। भाजपा विविधता में एकता है और हम क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में कमल खिलाने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर कमल खिलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को नामांकन की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर देगी और इसकी शुरुआत पीएम मोदी की रैली के साथ होगी। पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में 20 से 25 रैली कर सकते हैं, जिसका शेड्यूल फाइनल किया जा रहा है। बीजेपी अपने नारों को कर्नाटक में घर घर पहुंचाने में पिछले 2 महीने से लगी हुई है और सूत्रों की माने तो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। कर्नाटक के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के अलावा सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, प्रमोद सावंत समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश पर लगे कलंक को हम मिटा चुके हैं। प्रदेश में 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई। सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था और हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज़्यादा दंगे हुए थे। 17 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई और आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की आवश्यकता नहीं है। यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वो स्वयं संकट में हैं और आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, सीएम योगी ने मंगलवार को पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर लोक भवन में आयोजित ओएमयू के कार्यक्रम को संबोधित किया। दोस्तों